बच्चों, कैसे हो? तो आज हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। फर्स्ट पार्ट इसके पहले आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखो। और आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2020 टू 2023 और हम नया बैच लेके आ रहे हैं आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेरी क्लासेस कब रहेंगी? मेरी क्लासेस रहेंगी मंडे को और थर्सडे को। सो आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर, सोशल साइंस पढ़ाऊंगी, तो मेरी क्लासेस रहेंगी मंडे और थर्सडे को 7 to 8 PM। ओके, तो प्लीज आओ और देखो और मजे से सोशल साइंस पढ़ो। तो ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पिछले पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है? पार्ट 1 में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने यहां तक पढ़ लिया था, रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है आप जाओ देखो, बिल्कुल समझ आएगा, वो बढ़िया लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लैंड रिसोर्सेज से। ठीक है, ये हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं। तो आज हम लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स है, ये मेजर्स है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड मतलब जमीन, धरती, लैंड, व्हाटएवर। हम कहाँ, हम लैंड पे हैं, लैंड पे रह रहे हैं। तो लैंड रिसोर्सेज, व्हाट इज लैंड रिसोर्सेज? एक नेचुरल रिसोर्स है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड हमने आर्टिफिशियली बनाया तो है नहीं है, है ना? ये नेचुरली अकर होता है ना, ये तो जो धरती है, जो सरफेस है, ये नेचुरली अकर करता है ना। तो ये क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेस है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट है, क्यों है? इतना इंपॉर्टेंस क्यों है लैंड का? देखते हैं। क्योंकि ये वेजिटेशन को हेल्प करता है। अब हम कोई भी वेजिटेशन ग्रो करते हैं तो हम किस चीज पे ग्रो करते हैं? हम लैंड पे ग्रो करते हैं ना, लैंड के ऊपर सॉइल होती है उस पे ग्रो करते हैं ना। तो ये क्या करता है? ये वेजिटेशन को हेल्प करता है। वाइल्ड लाइफ इस पे रहती है, ह्यूमन लाइफ इस पे रहती है। हम भी भाई लैंड पे ही रहते हैं ना, तो ह्यूमन लाइफ इस पे रहती है। जो भी एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है, ऑफिसेस चल रहे हैं, काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब किस चीज पे बिल्ड है? ये लैंड के ऊपर बनाई जाती है ना, इसके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज होती है। और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, भाई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रोड्स भी हम बनाते हैं, वो लैंड पे बनाते हैं। हम रोड्स बनाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मान लो इंडस्ट्री है, वहां पे कोई भी प्रोडक्शन हुआ, कुछ भी, जैसे स्टील प्रोडक्शन हुआ है, स्टील का सामान बना, फॉर एग्जाम्पल प्लेट्स बनी, ठीक है, तो प्लेट्स उड़ के तो पहुंच नहीं जाएंगे आपके घर तक। क्या होगा? वो इंडस्ट्री से वो ट्रांसपोर्ट होंगी, वो ट्रक्स में आएंगी, वो ट्रेन्स में आएंगी, है ना, और फिर वो छोटी छोटी शॉप्स पे जाएंगे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वो मार्केट में आती है। तो ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है। किस पे होता है? लैंड पे होता है। ठीक है, ये सब किस चीज पे हो रहा है? लैंड पे हो रहा है। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे सब कुछ हो रहा है। तो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लैंड, क्योंकि इस पे सारी एक्टिविटीज इस पे हो रही हैं। ओके, ठीक है। अब क्या है पॉइंट? लैंड इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब लैंड की एक लिमिट है। ऐसा तो है नहीं है कि लैंड है और वो खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं, ओशंस भी है ना, लैंड फाइनाइट है, वो एक लिमिट में है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, केयरफुली प्लान करके यूज करना चाहिए। जैसे मान लो अभी इतनी बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, तो क्या डेंस एकदम भीड़ हो गई है ना, बड़ी बड़ी आप मेट्रो सिटीज में जाओ और उसमें तो लोगों के पास रहने को ना प्रॉपर जगह भी नहीं होती है, क्योंकि इतना कंजेशन हो गया है, इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं। क्यों हो गए?
बिकॉज लैंड की कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, जनता बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे सेक्टर्स भी एकदम बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता जा रहा है, ये इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये सेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लैंड जो है उसकी ना अगर प्रॉपर प्लानिंग करके अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे ना, तो लैंड की कमी हो सकती है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या करना है हमको, लैंड की प्रॉपर प्लानिंग करनी है, ताकि उसका हम जुडिशियसली उसको यूज कर सके। तो क्या है, इट्स careful planning is very important so as to use it judiciously। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कि मैं यहां लिख देती हूँ, use it judiciously। ओके, तो लैंड की केयरफुल प्लानिंग करके उसको यूज करके, ओके सॉरी, लैंड की केयरफुल प्लानिंग करके उसको यूज करना है वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको जुडिशियसली उसको यूज करना चाहिए, ओके ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स लगाई हुई हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या ये बताया, क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी आती है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, स्पेलिंग गलत है, विंड पावर आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लैंड भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको याद रखना, ओके चलो। तो ठीक है, आगे क्या है, लैंड हैज वेरियस रिलीफ फीचर्स। लैंड के बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। मतलब क्या होता है रिलीफ फीचर्स, मतलब लैंड एक सा नहीं है, लैंड में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, कहीं प्लेन होता है, कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं पहाड़ हो जाते हैं। तो लैंड के पास क्या, लैंड एक उसके पास बहुत सारे रिलीफ हैं, उसके बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। तो वो क्या है, कहीं उसमें माउंटेन्स होते हैं, ओके, फिर कहीं प्लेट्यूज आ जाते हैं, फिर प्लेन्स होते हैं, आइलैंड्स भी होते हैं। तो ये सब क्या है, ये रिलीफ फीचर्स हैं लैंड के। क्या है, रिलीफ फीचर्स हैं लैंड के, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है, कितने अमाउंट में क्या है, 43%। यहाँ देख रहे हो आप प्लेन्स, 43% जो हमारा लैंड है ना उसमें प्लेन्स है, ठीक है, प्लेन्स है, मतलब एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, वहां पे ना पहाड़ है, पहाड़ गड्ढे ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, एक प्लेन एरिया है ये। तो 43% क्या है, प्लेन्स हैं। माउंटेन्स कितने हैं भाई, माउंटेन्स है 30%, 30% क्या है, माउंटेन्स हैं। और प्लेट्यूज कितने हैं, प्लेट्यूज है 27%, ओके। तो ऐसे आप जब ऐसे चार्ट्स बना देते हो ना आंसर में, तो आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, इन पॉइंट्स के साथ आप ऐसा चार्ट भी बना दोगे ना, तो उस आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे चार्ट्स आप अपने आंसर्स में इंट्रोड्यूस किया करो। तो ये क्विक टिप है, इसको लो, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लैंड रिसोर्सेज ही है भाई। अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स क्या करते हैं। प्लेन्स में क्या करते हैं हम, प्लेन्स में हम एग्रीकल्चर करते हैं। हम पहाड़ों पे भी एग्रीकल्चर होता है, वो देखेंगे कैसे होता है, बट मोस्टली एग्रीकल्चर जो होता है वो कहाँ होता है, प्लेन्स पे होता है ना। तो हम प्लेन्स पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। प्लेन क्या प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है वो सब प्लेन पे हो रहा है। सो प्लेन प्रोवाइड्स अस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। वो एक लैंड देता है हमको कि हम उस पे एग्रीकल्चर कर सके और इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके, बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन्स क्या करते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कि माउंटेन्स में ना हम देखते हैं कि इस पहाड़ से नदी निकली है, उस पहाड़ से नदी निकली है। तो नदी मोस्टली कहां से निकलती, नदी निकलती है पहाड़ों से, ठीक है। तो माउंटेन प्रोवाइड्स द फ्लो ऑफ रिवर्स एंड प्रमोट्स टूरिज्म, ओके। ये तो कुछ नहीं है। तो क्या करता है माउंटेन, क्या करता है, हमें रिवर का फ्लो प्रोवाइड करता है। माउंटेन में ऐसी वैलीज होती हैं जो रिवर्स जहां से फ्लो करती हैं, तो यहाँ रिवर का फ्लो होता है। और माउंटेन्स में हम देखते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम यहाँ इस पहाड़ पे घूमने जाते हैं, उस पहाड़ पे घूमने जाते हैं, ट्रैक करने जाते हैं,
तो माउंटेन्स की वजह से क्या होता है, टूरिज्म आता है, ठीक है। तो टूरिज्म प्रोवाइड करता है और रिवर का फ्लो प्रोवाइड करता है माउंटेन के, फ्लो ऑफ रिवर्स एंड प्रमोट्स टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करता है। आपने देखा होगा जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वो हिल स्टेशन जो होते हैं बहुत फेमस होते हैं, और भाई कितनी भीड़ जाती है, कितनी जनता जाती है वहां पे घूमने। तो क्या होता है, ये टूरिज्म प्रमोट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज क्या है भाई, प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज ना बहुत रिच होते हैं और उनमें क्या होता है, उनमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट, ये जो होते हैं ना ये प्लेट्यूज पे होते हैं, ठीक है। हम जो मिनरल्स निकालते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं ना, ये मोस्टली हम प्लेट्यूज से निकालते हैं। तो प्लेट्यूज बहुत रिच होते हैं, प्लेट्यूज बड़ा रिच है, प्लेट्यूज बहुत अमीर है, क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल्स भी होते हैं, इसमें फॉरेस्ट भी होते हैं और इसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो प्लेट्यूज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स अस विथ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ओके चलो, ये देखो, ये आप देख रहे होगे, ये प्लेन है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे बढ़िया क्या सूरज जी आए हैं, रोशनी दे रहे हैं, है ना। देखो ये प्लेन है, इस पे क्या है, यहाँ पे खेती हो रही है, फ्लावर की खेती हो रही है, यहाँ पे फ्लावर्स उगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, खेती हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खेती हो रही है। तो ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे खेती हो रही है। माउंटेन्स, ये देखो ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप ये झील देख सकते हो एक, तो ये माउंटेन एरिया है। ओके, दिस इज माउंटेनियस रीजन, देखो ये देख सकते हो आप माउंटेन। ये क्या, ये होते हैं प्लेट्यूज, प्लेट्यूज को ना हिंदी में कहते हैं पठार। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं पठार। सो प्लेट्यूज देखो, ये प्लेट्यूज हैं, ठीक है, these are plateaus। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। देखते हैं हम लैंड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, लैंड बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारे पर्पसेस में लैंड को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कहाँ यूज किया जाता है, उसको कहाँ यूज हो रहा है, लैंड फॉरेस्ट में यूज हो रहा है। फॉरेस्ट जो है वो कहाँ उगते हैं, लैंड के ऊपर ही तो उगते, हवा में तो उगते नहीं है। फॉरेस्ट कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं ना। तो लैंड फॉरेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है, लैंड में फॉरेस्ट है, लैंड विच इज नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन। अब ऐसा भी लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, कौन सा लैंड है वो, लैंड विच इज नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन। ऐसे लैंड को हम बैरन और वेस्ट लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, या तो वो कल्टीवेशन के लिए उसके पास क्वालिटीज नहीं है कि वो यूज उसको एज अ कल्टीवेशन लैंड यूज कर सके हम, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बैरन और वेस्ट लैंड, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना, बैरन, ये इंपॉर्टेंट है, बैरन एंड वेस्ट लैंड। ओके, ठीक है। अब इसमें लैंड नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मतलब ऐसा लैंड जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है पर यूज हो रहा है वो लैंड, कहां पे, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। अब बताओ, ये भी तो लैंड पे ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लैंड पे हम एग्रीकल्चर ही करते हैं, नहीं ना, ये चीजें भी हम लैंड पे ही बनाते हैं ना। तो क्या है सेकंड टॉपिक, सॉरी सेकंड पॉइंट, लैंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, मतलब जो कल्टीवेशन में यूज नहीं हो रहा है। तो उसमें एक आएगा बैरन और वेस्ट लैंड, और एक आएगा ऐसा लैंड जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, दैट इज वो लैंड कहाँ यूज हो रहा है, बिल्डिंग्स में यूज हो रहा है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स। अब भाई अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स क्या है, ऐसे लैंड जो भी जो और ऐसे लैंड है जो अभी भी अनकल्टिवेटेड है, तो वो क्या है। सबसे पहला है परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड से आप खुद ही समझ रहे होगे, ऐसे लैंड जहाँ पे गाय, बकरी, ये भैंस वगैरह ये सब जो है वो
चरने जाते हैं, वो ग्रेस करने जाते हैं, ठीक है। तो इन लैंड्स पे क्या होता है, ये ना ग्रास होती है लैंड्स पे, क्या होता है, ग्रास होती है, ठीक है, ग्रास रहती है। तो यहाँ पे ना ये ग्रेजिंग लैंड होते हैं कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो लाइव स्टॉक है, वो यहाँ जाएगा और ग्रेज करता है। तो इनको क्या कहते हैं, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। अब भैया ये भी लैंड है। फिर है मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स। भैया क्या है ये, इतने कठिन कठिन वर्ड्स, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं है, ट्री से आप याद रखो क्या, सबसे पहले इसको क्लियर कर दूं ना। ट्री से आप याद रखो, ट्री क्या होता है, ट्री क्या होता है, पेड़। ट्री इज व्हाट, ट्री इज पेड़, ठीक है, पेड़ है ट्री, क्या है, पेड़। हाँ ओके, ऐसे नहीं तो ऐसे याद रख लो पिक्चराइज फॉर्म में। ट्री हो गया यहाँ पे, और क्या हो गया, यहाँ पे आते हैं श्रब्स, ठीक है। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना बेटा, वो तो ऐसे लैंड्स पे क्या होते हैं, ये वो लैंड होता है जहाँ पे ट्रीज हैं, जहाँ पे जो छोटे छोटे श्रब्स है ना वो ग्रो करते हैं। तो ऐसे लैंड को क्या कहते हैं, मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, ठीक है। आगे क्या है, आगे है कल्चरेबल वेस्ट, ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट। वर्ड पे मत जाओ, या मीनिंग देखो आप, इसका मीनिंग क्या है अपने आप याद हो जाएगा। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन, हो गया भाई पेन को, हाँ, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेट नहीं हुआ है, 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस चीज को, और 5 सालों से, मोर देन 5 ईयर्स से ये लैंड जो है कल्टीवेट नहीं हुआ है, यहाँ पे खेती नहीं की गई है। तो ऐसे लैंड को क्या कहते हैं, कल्चरेबल वेस्ट। मतलब उसको हम, वो उसमें हम कल्टीवेट तो कर सकते हैं पर वो वेस्ट है, बिकॉज वहां पे 5 सालों से ज्यादा से खेती जो है वो नहीं की गई है, अनकल्टिवेटेड है ये लैंड, ठीक है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ है फैलो लैंड। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इसको आप एक दो बार रिवाइज करोगे ना इसको तो अपने आप याद हो जाएगा। अभी लग रहा होगा कि हाय कितना डिटेल है, ये वो है, नहीं, बस आप मीनिंग्स पे जाओ, बस मीनिंग ध्यान में रखो, अपने आप चीजें जो है याद हो जाएंगी। अभी हम आगे रिविजन भी करेंगे ना तो वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैलो लैंड्स क्या है, इसमें आते हैं करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। ये सही है इनके, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो, है ना, ठीक है। आगे, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसा लैंड, करंट फैलो क्या है, ऐसा लैंड which is left uncultivated, जो कि कल्टीवेट नहीं हुआ है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब 1 साल या 1 से कम साल में वो कल्टीवेट नहीं हुआ है। कंफ्यूज हो गए हो, बताती हूँ, देखो क्या है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब कल्टीवेट, ऐसे याद कर लो इसको, कल्टीवेट क्रॉस मतलब कल्टीवेट नहीं हुआ है, फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, ठीक है, ऐसे याद कर लो। कल्टीवेट नॉट फॉर 1 और लेस 1 ईयर, कैसे, इसका मतलब क्या है, ऐसा लैंड जो कि 1 साल या फिर उससे कम पीरियड के लिए कल्टीवेट नहीं हुआ है, वो अनकल्टिवेटेड है। सो अ लैंड व्हिच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज करंट फैलो। मतलब रीसेंट, 1 साल है ना तो अभी अभी का टाइम है, इसलिए इसको करंट फैलो बोला है कि रीसेंट है, ये तो अभी 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 का है, अभी अभी ये फैलो हुआ है, ठीक है। तो क्या है, 1 साल या 1 से कम साल में ऐसे लैंड जो अनकल्टिवेटेड हैं उनको कहते हैं हम करंट फैलो, ओके, करंट फैलो, ठीक है, ओके। तो बी पॉइंट क्या है,
बी पॉइंट है अदर देन करंट फैलो, ऐसा लैंड जो कि पास्ट 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर से अनकल्टिवेटेड है, उसको कहते हैं हम करंट फैलो। बस इसमें इतना है, इसमें 1 या 1 से कम साल का टाइम था, इसमें 1 से 5 साल का टाइम है, बाकी सेम है, ठीक है। तो अदर देन करंट फैलो इज द लैंड which is uncultivated for past 1 to 5 agricultural years। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब इसमें फिफ्थ पॉइंट है नेट सोन एरिया। नेट सोन, ये ना डेफिनेशन से बेटा, तो ये ना समझ के याद करना, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नेट सोन एरिया क्या है, टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स। टोटल एरिया, वो एरिया जिसमें क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, तो ऐसा एरिया जिसमें क्रॉप्स हैं, टोटल एरिया जिसमें क्रॉप्स सो है, वो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज नेट सोन एरिया, उसको कहते हैं नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, ठीक है। और क्या है, इट इज एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन वंस इन अ ईयर, वही मैंने समझा दिया, टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स, पूरा एरिया जिसमें क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, दैट इज नेट सोन एरिया। ये तो और इसके एलाबोरेट वो है, इट इज एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन वंस इन अ ईयर, इन अ ईयर, इसमें ईयर का वो आ गया है कि एक साल में पूरा ऐसा लैंड जहां पे क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, तो उतने एरिया को हम क्या कहेंगे, नेट सोन एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फिर 6 पॉइंट क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये क्या होता है, टोटल, ये भी नेट सोन एरिया जैसा है, बस नेट सोन एरिया में एक साल में जो क्रॉप्स ग्रो है, जिस एरिया में क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, उस एरिया को वंस, उसको कहते हैं हम नेट सोन एरिया, मतलब वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार बस, एक साल में एक बार बस एरिया जहां पे क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, ऐसा एरिया, इसमें भी एक साल का ही है, साल तो एक ही है, बस नेट में क्या है, नेट में सिर्फ वंस का लिया गया है, और ग्रॉस में क्या है, इसमें वंस भी है या फिर मोर देन वंस, ठीक है, मोर देन वंस, एक या एक से ज्यादा बार ऐसा एरिया जहां पे क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, तो टोटल एरिया, पूरा एरिया जहां पे वंस या फिर मोर देन वंस, एक साल में एक बार या एक से ज्यादा बार क्रॉप ग्रो की गई है, दैट एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सो नेट सोन एरिया में एक साल में ओनली वंस, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में एक साल में वंस या फिर मोर देन वंस, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा टॉपिक है, चलो ये लैंड यूटिलाइजेशन खत्म हो गया, यहाँ ऐसे ऐसे लैंड जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पे, कैसे कैसे जो है इंडिया में कैसे कैसा पैटर्न है लैंड यूज का, देखते हैं। इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया जो है ना, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, बहुत है भाई, बहुत है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत होता है, ये बहुत होता है, ठीक है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इतने एरिया में जो है वो इंडिया है, जो ये इंडिया है ना, ऐसे आज थोड़ा मैप सही बना है, ठीक है। तो ये जो पूरा इंडिया है ना, तो इसमें ना ये जो पूरा एरिया है इस बाउंड्री के अंदर जो आता है, ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है, तो ये इंडिया की बाउंड्री है, इसके अंदर जो ये पूरा एरिया आता है दैट इज व्हाट, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ये,
ठीक है, तो इंडिया कितने एरिया में है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ये क्या है? हम जैसे लैंड यूज करते हैं ना, वो पता दो चीजों पर डिपेंड करता है कि क्या फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके और क्या ह्यूमन फैक्टर्स हैं। देखते हैं क्या होते हैं ये, देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा? टोपोग्राफी, लैंड की टोपोग्राफी, मतलब कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ उसके प्लेन्स हैं, ये सब टोपोग्राफी में आते हैं। तो जो लैंड की टोपोग्राफी है वो डिटरमाइन करता है कि लैंड कहाँ यूज होगा। मतलब माउंटेन एरिया में चले जाओ तो वहां पे कम लैंड का यूज होता है ना, क्योंकि माउंटेन्स होते हैं, उस पे ज्यादा कुछ बेटा डेवलप कर नहीं पाते हैं, बहुत कम डेवलपमेंट हो पाती है ऐसे एरिया में। ठीक है, और वही प्लेन्स पे चले जाओ, वहां पे आपको जनता मिलेगी, क्योंकि प्लेन्स पे आप इजीली रह सकते हो, माउंटेन्स पे सरवाइव करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो टोपोग्राफी ये हो गया फिजिकल फैक्टर्स। ओके, तो टोपोग्राफी जो है वो डिटरमाइन करती है लैंड का यूज। ठीक है, फिर क्लाइमेट डिटरमाइन करता है। क्लाइमेट, अब भाई बहुत ठंड जगह है, बहुत बहुत, जैसे लद्दाख साइड है तो वहां पे पॉपुलेशन कम है ना, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट एक्सट्रीम है। जहां जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया में चले जाओ, वहां आपको कम पॉपुलेशन मिलेगी। ऐसी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट सिचुएशंस होती है ना, जहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, तो वहां पे जो है ना पॉपुलेशन कम होती, तो वहां पे लैंड का जो है यूज कम होता है। ठीक है, क्योंकि सरवाइव करने में ना दिक्कत होती है। इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव इन दोज एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट। आगे क्या है? सॉइल टाइप। सॉइल का टाइप भी जो है ना वो डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे, जैसे एलुवियल सॉइल, आगे हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल कहाँ है, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, तो उस जो एरिया है ना, जो ये यूपी बिहार वाला ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ना एलुवियल सॉइल बहुत बहुत है, तो ये एरिया ना बहुत डेंस है, मतलब कितनी जनता है यूपी बिहार साइड, कितनी पॉपुलेशन है, राइट। तो सॉइल का टाइप भी है जो है ना वो डिटरमाइन करता है कि यूज, लैंड का यूज ज्यादा कहाँ किया जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे फिजिकल फैक्टर्स। ओके, सो हमने यहाँ पे पढ़ा फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो पहला था टोपोग्राफी, सेकंड है क्लाइमेट, और थर्ड है सॉइल टाइप्स। दीज थ्री आर फिजिकल फैक्टर्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स जो कि लैंड यूज डिटरमाइन करते हैं। तो पहला फैक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी। भाई जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहाँ लैंड ज्यादा ही यूज होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ ज्यादा है वहां पे ज्यादा लैंड यूज हो रहा है वहां पे, और बहुत कंजेशन भी हो जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइंस द यूज ऑफ लैंड। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, नई नई बिल्डिंग्स डेवलप हो रही हैं, नई 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 इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है, लैंड यूज जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि उन फैक्ट्रीज को डेवलप करने के लिए भी हमें लैंड की जरूरत होती है ना। तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो डिटरमाइंस द लैंड यूज पैटर्न। फिर है कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर और ट्रेडिशन भी जो है वो लैंड यूज को डिटरमाइन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it resulted in land degradation and has serious repercussions on society and the environment. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही तो हो रहा है अभी, ये लिखा हुआ है ना, यही तो हो रहा है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना इसमें यही हो रहा है। क्या हो रहा है? हम कंटिन्यूअसली लैंड को यूज कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक हम उसको बिना प्लानिंग किए यूज करे जा रहे हैं, कि यहाँ घर बना दिया, वहां घर बना दिया, यहाँ ऐसा कर दिया, वहां वैसा कर दिया। तो मतलब हम बिना एक प्रॉपर प्लान के लैंड को यूज करते जा रहे हैं, और बिना बिना मेजर्स लिए, मतलब बिना सही तरीके से, सही तरीका भी यूज नहीं करे। आजकल क्रॉप, जब हम फार्मिंग भी करते तो उसमें भी ना, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम प्रॉपर उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम लैंड को टिल कर रहे हैं तो प्रॉपर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है। ऐसा लैंड जो यूज किया जा सकता है
वो भी खराब होता जा रहा है, लैंड डिग्रेड होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड, हम कंटिन्यूअसली लैंड को यूज कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स। उसको कंजर्व करने के जो हमें मेजर्स लेने चाहिए, उसको बचाने के लिए जो हमें काम करना चाहिए, बिना वो काम किए हम बस लैंड को बेधड़क यूज किए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और बहुत इन्वायरमेंट पे और हमारी सोसाइटी पे भी उसके इफेक्ट आ रहे हैं। आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ देखो कितना लैंड खराब हो गया है, ये डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का। भाई ये लैंड यूज किया जा सकता है बट खराब हो रहा है लैंड, इसको बचाना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या है, कैसे लैंड खराब हो रहा है, ये देखो ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज है भाई, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारीइंग। ये डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, ओवरग्रेजिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, क्वारिंग हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का, लैंड जो है वो खराब हो रहा है। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये सब ह्यूमन कर रहा है, ये नेचर नहीं कर रहा है, ये सब ह्यूमन कर रहा है। तो इन एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है। और आगे क्या है देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मिनरल्स रिच एरिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे होती है बहुत माइनिंग, और माइनिंग की वजह से भी लैंड खराब हो रहा है। हमने देखा ना यहाँ पे माइनिंग की वजह से लैंड खराब हो रहा है। तो क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं और लैंड को ऐसे ही खोद के ऐसे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है ना, लैंड खराब हो रहा है, उसे डिग्रेड हो रहा है, वो यूज किया जा सकता था वो लैंड बट वो खराब होता जा रहा है, डिग्रेडेशन होता जा रहा है उसका। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में यहाँ पे माइनिंग की वजह से लैंड खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। देखो ये माइनिंग। ओके, आगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे लाइफ स्टॉक जो है, जो भेड़ बकरियां ये सब जो है, उनकी ओवरग्रेजिंग, ये ज्यादा ग्रेज कराने, मतलब ज्यादा उनको जो लैंड है, जो पैस्चर्स है, जहाँ पे ग्रास उगती है, घास होती है, उस लैंड की ओवरग्रेजिंग हो रही है। वहां पे ज्यादा ओवर, हर देखो अति हर चीज की बुरी होती है, राइट। तो ओवरग्रेजिंग हो रही है, ज्यादा अमाउंट में ये गाय भैंस भेड़ ये चर रहे हैं, तो उसकी वजह से लैंड जो है वो खराब हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे, नहीं ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज का पहले वाला ये आ गया है, ये नहीं। और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स जो हैं ये मेंशन किए, जैसे हम लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर आंसर लिखेंगे ना, तो ये मैंने इसलिए मेंशन किए हैं यहाँ पे कि इनको आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पूरे एकदम रटना है, नहीं। एक दो स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश याद रहेगा, आपका स्टेट पंजाब है, पंजाब याद रहेगा। तो ऐसे याद कर लो और उनको अपने एग्जाम्पल्स में यूज करो, अपने आंसर्स में यूज करो, तो यू विल फेच सम मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो आंसर ना सब बच्चे लिखते हैं, टॉपर्स जो हैं वो आंसर्स में ऐसी फ्लो चार्ट यूज करते हैं, डायग्राम्स यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पुट कर देते हैं, तो उनको अच्छे नंबर मिल जाते हैं वहीं पे। और वहीं पे एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली ज्यादा ऐसे एग्जांपल्स वगैरह नहीं लिखता है और नॉर्मल आंसर लिख के आता है, तो उसको कम मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स तो मिलते हैं पर कम मार्क्स मिलते हैं। तो आपको अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ऐसे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स, ये डायग्राम्स, ये सब ना यूज किया करो। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ना ओवर इरिगेशन हो रहा है, अति ओवर, हर चीज का ओवर हो रहा है, इरिगेशन भी बहुत ओवर हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है। ओवर इरिगेशन से क्या होता है ना, पानी भर जाता है और सॉइल की जो सॉइल है ना उसकी वो एल्कलाइन हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसका जो सॉइल का पीएच है ना वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, आगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रीज में से जो खराब पानी, जो वेस्ट वाटर, जो टॉक्सिक केमिकल्स जो है ना वो निकलते हैं ना, उसके कारण लैंड और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, ह्यूमन एक्टिविटीज आप लिमिट में देखो करना जरूरी है, बिकॉज वो डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है,
बट उनको ना कंजर्व, मतलब उनको एक सही तरीके से आप प्रॉपर मेजर्स यूज करके जब आप उनको उन ह्यूमन एक्टिविटीज को करोगे ना, तो आपका लैंड भी खराब नहीं होगा और डेवलपमेंट भी होगी। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, मतलब सस्टेनेबल, उसको सही तरीके से यूज करो, आप सही तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करो, यू विल गेट द डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट भी होगा और एनवायरमेंट भी जो है वो सेफ रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं कि हम जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स हैं उससे बच सकें। क्या कर सकते हैं हम? ways to solve the problem of what? ways to solve the problem of land degradation, ऐसे तरीके जिनसे हम लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो बहुत सारे, देखो कितने सारे बादल हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन, हम ज्यादा पेड़ लगाएं। मैनेजिंग ऑफ ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग हो रही है ना उसको मैनेजमेंट करें, उसका मतलब कितनी करनी चाहिए, कितना, मतलब उसको प्रॉपर मैनेज करो कि भाई अगर पास्चर क्लीन हो रहा है तो उसको थोड़ा टाइम दो कि वो रीजनरेट हो सके, है ना। तो मैनेजमेंट, ग्रेजिंग भी कराओ तो मैनेज करके उसको कराओ। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग जो हो रही है उसको कंट्रोल करो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है वो हमने देखे, उनका मैनेजमेंट करो, उनको भी आप सही करो, उनको उनमें जो आप लागत लगा सकते हो जिससे वो वेस्ट लैंड है वो प्रोडक्टिव हो सकता है, वो करो। तो क्या करो, मैनेज करो उनको। फिफ्थ है, ओके। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, जो शेल्टर बेल्ट्स मतलब छोटे छोटे बेल्ट्स में जो है आप प्लांट्स को ग्रो करो, प्लांट्स को लगाओ, उससे भी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बचेगा, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और क्या करो, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर डिस्चार्ज करो। उसको ऐसा नहीं कि भैया कहीं भी छोड़ दिया है, नहीं, उसको प्रॉपर उसका डिस्चार्ज कराओ, उसको प्रॉपर मैनेज करके उसका प्रॉपरली डिस्पोजल करो कि जैसा उसको जिस तरीके उसको ट्रीट करो। मतलब जैसे केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो अगर आप उनको ट्रीटमेंट दे दोगे ना वहीं पे इंडस्ट्री में, तो जब वो पानी बाहर आएगा या जो एफ्लुएंट बाहर आएगा तो वो टॉक्सिसिटी जो है वो उसकी खत्म हो जाएगी, तो वो लैंड को खराब नहीं करेगी। तो क्या करो, प्रॉपर डिस्चार्ज करो, प्रॉपर उसको डिस्पोजल करो, किसको, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को। बस सेवेंथ क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जो सैंड ड्यून्स है ना उसके अराउंड, उसके पास, उनको स्टेबलाइज कैसे करेंगे हम, जो थॉर्नी बुशेस जो होते हैं, जो कांटेदार जो पेड़ होते हैं, बुशेस जो होते हैं, सॉरी, छोटे छोटे बुशेस, उनको ग्रो करो। तो उससे क्या होगा, जो सैंड ड्यून्स है ना वो स्टेबलाइज होंगे, वो होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, वो क्या होंगे, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, वो ठहर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे वेज थे, तरीके थे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए हमको, 7 पॉइंट्स मिल गए हमको, तो इट्स अ गुड, यहाँ पे आपका पूरा एक आंसर ही है ये। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना, इसको आप अभी इसके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो ना, तो वहां से आप इसको पूरा लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, खत्म। अब जिसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो सॉइल वाला पार्ट है। तो ये पार्ट हो गया है खत्म। आज हमने पूरा लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन और लैंड यूटिलाइजेशन ये सब पढ़ा, लैंड रिसोर्स के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023, उसमें नए बैच लेके आ रहे हैं हम, बहुत सारे हमारे सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर, और मेरी क्लास जो है वो आएगी मंडे और थर्सडे को शाम 7 से 8 बजे, 7 PM to 8 PM निहारिका मैम की क्लास रहेगी सोशल साइंस की। मजे से पढ़ेंगे, सुख से पढ़ेंगे, है ना, मस्ती से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। सोशल साइंस की लेक्चर्स फॉलो करते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लास में ही बहुत कुछ बार बार रिपीट करा देती हूँ, तो चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं। रिविजन मेक्स अ मैन लर्निंग परफेक्ट। आप पढ़ लो बट आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आपको चीजें याद कम रहेंगी। रिवीजन कराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो क्या होगा, चीजें याद रहेंगी और बाद में हम पेपर में उसको
लिख पाएंगे, कॉपीज में उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम। मेरी क्लास कब आएगी? 7 to 8 PM मंडे और थर्सडे को सोशल साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए हम लोगों ने एक स्कोर प्लस ऐप डेवलप किया है। क्यों किया है? आपके फायदे के लिए तो किया है, तो उस पे जाओ और इस लेक्चर के आप PDF नोट्स स्कोर प्लस हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो बिल्कुल उसका फायदा लो, आपके लिए ही बनाया गया है ये। तो जाओ, इसको एंजॉय करो, नोट्स लो और पढ़ो, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।